एडीओ के बारे में अगर जाने हम, असिस्टेंट डेवलपमेंट एक्सटेंशन ऑफिसर, ठीक, सहायक विकास विस्तार अधिकारी। तो एडीओ के बारे में अगर तैयारी करना है तो जैसे अगर हम देख रहे हैं तो संभावित पद इसके भी लगभग 400 के आसपास के पद हैं जो पहले से ही वित्त विभाग से स्वीकृत है। जब इसके ऊपर वैकेंसी जारी कर दे, और जैसे इसके बारे में थोड़ा सा जानोगे तो ये जो हमारी जनपद पंचायत होती है, जनपद पंचायत के अंतर्गत कार्य करने वाला अधिकारी है ना। पंचायती राज संस्थाएं जो है 3 लेवल्स पर है, एक ग्राम स्तर पर, एक विकास खंड स्तर पर या खंड स्तर बोलते हैं, और एक जिला स्तर पर। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत होती है, ब्लॉक लेवल पर या खंड स्तर पर जनपद पंचायत होती है, और जिला स्तर पर आपका जिला पंचायत होती है। तो जो खंड पंचायत है, जनपद पंचायत, इसके अंतर्गत ये सहायक विस्तार अधिकारी होगा, विकास विस्तार अधिकारी। और ये जो है पंचायत के एवं ग्रामीण विकास, है ना, रूरल डेवलपमेंट, पंचायत के सभी स्तरों पर, जितने भी स्तर होंगे, चाहे जिला पंचायत हो, जनपद पंचायत हो, ग्राम पंचायत हो, सभी स्तरों पर ग्रामीण विकास से संबंधित जितने भी कार्यक्रम या योजनाएं होती हैं, इनको क्रियान्वित करने के लिए यह अधिकारी होता है ना। तो बेसिकली इसका काम जितनी भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज है रिगार्डिंग रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित या ग्रामीण क्षेत्र के विकास से संबंधित, उन सभी नीतियों, कार्यक्रमों, योजनाओं को क्रियान्वित करने वाला अधिकारी है ना। ये एडीओ है। एडीओ अगर आप बन जाएंगे तो एडीओ के ऊपर होता है डीओ, डिस्ट्रिक्ट एक्सटेंशन ऑफिसर, और इसके ऊपर होता है जनपद सीओ, जो कि पीएससी से आता है। जनपद सीओ की डायरेक्ट भर्ती भी होती है पीएससी से, क्लास 2 हो जाता है जनपद सीओ, है ना, और आप एडीओ है, क्लास 3 है, ठीक। तो इस तरीके से ये आपका मतलब असिस्टेंट डेवलपमेंट एक्सटेंशन ऑफिसर या सहायक विकास विस्तार अधिकारी होता है। और क्योंकि आप देख रहे हैं कि इसका काम क्या है, पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के नीतियों, कार्यक्रमों को क्रियान्वित करना, जनता तक पहुंचाना, इसीलिए इसी से जुड़ा हुआ पूरा सिलेबस है इसका, है ना। जो इसके कार्य हैं उसी कार्य से जुड़ा हुआ इसका पूरा सिलेबस है। जैसे अगर थोड़ा सा एडीओ के सिलेबस के बारे में बात करें और फिर रणनीति देखते हैं, फिर तैयारी शुरू करते हैं। जैसे एडीओ का अगर हम सिलेबस देखते हैं तो 150 अंक का है, 150, और ये पूरा 5 यूनिट में डिवाइडेड है ना। मतलब इसके 5 यूनिट है जिसमें डिवाइडेड है। जैसे एक यूनिट आपका आजीविका है, इसमें लाइवलीहुड या आजीविका से संबंधित योजनाएं हैं इसमें, है ना, लाइवलीहुड। एक आपका पंचायती राज है ना। एक पंचायत से जुड़े हुए ही इसके कार्य हैं, तो पंचायती राज भी पढ़ना पड़ेगा। पंचायती राज के बाद इसमें एक आपका ग्रामीण विकास है, रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण विकास से संबंधित योजनाएं हैं। इसके बाद एक इसमें लैंग्वेज है, हिंदी, और फिर आपका सामान्य ज्ञान, मतलब और खास तौर पर छत्तीसगढ़ के विषय संदर्भ में, है ना। तो ये 5 यूनिट में पूरा एडीओ जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसका पूरा सिलेबस, और बाइफर्केटेड भी है। हर यूनिट जो है आपका 30 अंकों का है। तो इस तरीके से ये 5 यूनिट जो है वो 150 अंकों के होंगे, 150 मार्क्स के। समझ में आया? अब ये जो जीके है और जो हिंदी है, ये ऑलमोस्ट आप पढ़े रहते हैं, पढ़े हुए हैं, है ना। तो इसको आप सेल्फ प्रिपेयर करें और अभी से प्रिपेयर करना शुरू करें। जीके और हिंदी जो है ये एक ऐसा मतलब यूनिट है जो हर एग्जाम में, अभी हाल फिलहाल में व्यापम के जितने भी एग्जाम्स हो रहे हैं
उन सारे एग्जाम्स में इसके बारे में पूछा जाएगा, है ना, सारे एग्जाम्स में। इसमें जो मेन जो 3 नई नई चीजें हैं वो है आजीविका, पंचायती राज और ग्रामीण विकास। और खास तौर पर फोकस करना है इसमें इनकी योजनाओं पर, है ना। जो योजनाएं हैं, जो स्कीम्स हैं, जैसे रूरल डेवलपमेंट रिलेटेड जो स्कीम्स हैं गवर्नमेंट की, जो लाइवलीहुड रिलेटेड स्कीम्स हैं गवर्नमेंट की, और जो पंचायती राज संस्थाएं हैं और उनके जो कार्य हैं, उन पर फोकस करना बहुत जरूरी है। समझ में आया? तो इसको पढ़ने का सीधा सीधा तरीका यही है कि हिंदी वगैरह को आप अपने हिसाब से इसको मतलब तैयार करके रखें। ओवरऑल हिंदी ग्रामर, है ना, हिंदी व्याकरण आपका बहुत अच्छे से तैयार होना चाहिए। 30 अंकों का है। और जीएस को आप अपने संदर्भ में छत्तीसगढ़ के जीएस को उसको करके रखें। बाकी इन 3 यूनिट को अपन यहां पर पढ़ेंगे। समझ में आया? जिस क्लास के लिए इकट्ठा हुए हैं वो है आपका आजीविका, और आजीविका के 5 यूनिट में सबसे पहले अपन शुरू करते हैं आपका ग्रामीण विकास, रूरल डेवलपमेंट से स्टार्ट करते हैं। तो इसको समझते बनेगा आपको इस टॉपिक को, है ना। समझ में? सबसे पहले ग्रामीण विकास या रूरल डेवलपमेंट। तो चले सबसे पहले हम एडीओ में सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, जो हम 3 टॉपिक पढ़ने वाले हैं, ग्रामीण विकास, आजीविका और पंचायती राज। तो उसमें हम सबसे पहले ग्रामीण विकास शुरू करते हैं। अच्छा देखिए, जो ग्रामीण विकास है इसके अंतर्गत इसको बांटा गया है, मतलब इसमें टॉपिक्स क्या क्या दिए गए हैं। अगर इसको हम देखेंगे ग्रामीण विकास के अंतर्गत, तो एक तो सबसे पहले ग्रामीण विकास से संबंधित योजनाओं के बारे में बताया गया है ना। ग्रामीण विकास से संबंधित योजनाएं, स्कीम्स रिलेटेड विथ रूरल डेवलपमेंट। जो ग्रामीण विकास के अंतर्गत क्या क्या सिलेबस है आपका, तो सबसे पहले तो स्कीम्स रिलेटेड विथ रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण विकास से संबंधित योजनाएं हैं। दूसरा कहता है इन योजनाओं की संक्षिप्त जानकारी, ब्रीफ नॉलेज अबाउट दीज स्कीम्स, ठीक है ना, ब्रीफ नॉलेज। और तीसरा कहता है इन योजनाओं के क्रियान्वयन में बैंक की भूमिका, है ना, रोल ऑफ बैंकिंग फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ दीज स्कीम्स। 3 चीजें समझे बेटा। मतलब जो ग्रामीण विकास है उसमें शुरू के जो 3 टॉपिक दिए गए हैं जो पढ़ना है उसके अंतर्गत, पहला बोलता है ग्रामीण विकास से संबंधित योजनाएं हमको देखनी, और योजनाओं में उसका उद्देश्य देखना है, उसकी पात्रता देखनी है, और उसकी सुविधा देखनी है, मतलब उसमें क्या क्या अधिकार मिल रहे हैं। बात को समझना, 3 भागों में बांटा जरूर है वो एक ही चीज। ग्रामीण विकास से संबंधित योजनाएं, और यूनिट 1 कहता है कि योजना में हर योजना का उद्देश्य देखना है, ऑब्जेक्टिव, कि वो योजना क्यों लाई गई, ठीक। दूसरा पात्रता देखनी है, एलिजिबिलिटी, है ना, पात्रता। और तीसरा उसमें सुविधा या उससे मिलने वाले जो अधिकार है, जो उसके लाभ है ना, बेनिफिशियरी, बेनिफिट्स जो है उसके, जो जो चीजें उसके अंतर्गत दी जा रही, इसको देखना, ये पहला यूनिट है। दूसरा कहता है ये जो योजनाएं हैं उनकी संक्षिप्त जानकारी, है ना, ब्रीफ नॉलेज अबाउट द स्कीम्स, जो योजनाएं हैं उनकी संक्षिप्त जानकारी के बारे में, है ना। और फिर बैंकों की भूमिका क्या है, रोल्स ऑफ बैंकिंग, मतलब ये जो भी स्कीम्स है, सपोज करें आप मनरेगा के अंतर्गत काम कर रहे हैं, ठीक है, या आप आगे चल करके एनआरएलएम के अंतर्गत काम कर रहे हैं, तो भाई आपको अगर मनरेगा के अंतर्गत काम कर रहे हैं तो सरकार आपको पैसे देगी, तो उन पैसों को देने में, सारी चीजों में, या जो स्वयं सहायता समूह बनेंगे एनआरएलएम के अंतर्गत, उन स्वयं सहायता समूहों के द्वारा जो धन जमा किया जाएगा बैंकों में, तो बैंकों की भूमिका क्या है, उसमें बैंकों को क्या रोल दिया गया है वो बताया गया उसमें। समझ में आया? तो जब हम पढ़ेंगे तो हम क्या करेंगे, ग्रामीण विकास को पढ़ेंगे, उससे संबंधित योजनाओं को पढ़ेंगे। हर योजना को हम 4 हिस्सों में बांट देंगे। एक आपका उद्देश्य, दूसरा उसकी पात्रता, तीसरा उसके अंतर्गत जो भी अधिकार या सुविधाएं दी गई हैं,
और चौथा बाकी उसकी अन्य जानकारियां, वो कब शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, है ना, उसके बाकी चीजें क्या है, इंप्लीकेशंस क्या है, कौन लागू करता है, ये तमाम चीजों को जब हम एक साथ जोड़ेंगे तो दोनों यूनिट कवर होंगे। समझ में? मतलब रट करके नहीं पढ़ना है, कॉन्सेप्ट से पकड़ना है, याद हो जाएंगे सर। समझ में? उसके बाद से इसमें हम बैंकों की भूमिका देखेंगे, थोड़ा सा इसको अलग से देखेंगे अपन। बैंक जानेंगे, बैंकों कौन कौन सी बैंकों को क्या क्या भूमिकाएं दी गई है, ठीक है ना, और हर योजना के संदर्भ में क्या क्या भूमिका है उसको अपन देख लेंगे यहां। इसके बाद से इसमें एक आपका आरटीआई के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए, है ना, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, सूचना का अधिकार अधिनियम। समझ में आया? सूचना का अधिकार अधिनियम, इसके संदर्भ में भी हमको पढ़ना है। एक आपका जल प्रबंधन, ठीक है ना, वाटर मैनेजमेंट से संबंधित योजनाएं जो है आपका, ठीक है ना, जल प्रबंधन से संबंधित या वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट से संबंधित, इसके उद्देश्य क्या है, इसके संदर्भ में योजनाएं कौन कौन सी हैं, इसको भी हमको देखना है। समझ पा रहे हैं? मतलब कहने का मतलब यह है, इन सारी चीजों को हम थोड़ा अलग तरीके से पढ़ेंगे, जिसमें सारी चीजें कवर हो जाएंगी, आपके दिमाग पर वो अलग स्ट्रेस नहीं आएगा, ठीक है ना, उसको रटने टाइप से आपको नहीं लगेगा, वो आपको कॉन्सेप्ट वाइज वो चीजें अपने आप समझ में आ जाएंगी। थोड़ा हम अलग तरीके से उसको पढ़ाएंगे आपको, बस ये इतना बताना था। अब जैसे रूरल डेवलपमेंट या ग्रामीण विकास को हम शुरू करते हैं, तो हम कैसे पढ़ेंगे इसको देखें, और इसमें सारी चीजें जो है वो आपका कवर हो जाएंगी। ग्रामीण विकास हम लोग कैसे पढ़ेंगे, शुरुआत कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं, है ना, परिचय, जिसमें हम जानेंगे कि आखिर ग्रामीण विकास का मतलब क्या है, ठीक है ना, व्हाट इज रूरल डेवलपमेंट। ग्रामीण विकास के साथ साथ ग्रामीण विकास से जुड़ी हुई जो संस्थाएं हैं जो ग्रामीण विकास को लागू करवाती हैं, वो कौन कौन सी संस्थाएं हैं, ठीक, ये इसको देखेंगे। इसके सेकंड पार्ट में हम ग्रामीण विकास से जुड़े हुए स्कीम्स यानी ग्रामीण विकास से जुड़ी हुई योजनाओं को देखेंगे। मतलब इंट्रोडक्शन देखने के बाद हम ग्रामीण विकास संबंधित योजनाओं में आ जाएंगे। इन योजनाओं को हम कुछ हिस्सों में बांटेंगे। जैसे सबसे पहले हम उसकी जानकारी देख लेंगे, कब शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, कौन इसकी नोडल एजेंसी है, किसी भी योजना को उसको शुरू किया गया तो उसके उद्देश्य क्या थे, है ना, जो भी ग्रामीण विकास की योजनाएं शुरू की गई उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, क्यों शुरू किया गया है, उस योजना के अंतर्गत पात्रता क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, क्राइटेरिया क्या है किसी भी योजना का लाभ लेने के लिए, है ना। और अगला हम इस योजना के लाभ देख लेंगे और फिर इन योजना के संदर्भ में हम आंकड़े देख लेंगे। समझ में? मतलब अभी जो हम शुरू करेंगे उसको इस तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले जानेंगे ग्रामीण विकास क्या है, ठीक, संस्थाएं कौन सी हैं जो ग्रामीण विकास के लिए उत्तरदायी हैं, ठीक। उसके बाद ग्रामीण विकास से संबंधित योजनाओं को हम देखेंगे। जब हम इतना देख लेंगे तो ये यूनिट 1 और यूनिट 2 आपका कंप्लीट हो जाएगा इसमें। समझ में? इसके बाद से यूनिट 1 और यूनिट 2 को कंप्लीट करने के बाद से फिर हम इसमें बैंकों की भूमिका भी देख लेंगे। हालांकि बैंकों की भूमिका सेम भूमिका आजीविका में भी देखने के लिए मिलेगी, ठीक है ना। बैंकों की भूमिका देख लेंगे, फिर आरटीआई वगैरह को देख लेंगे। तो ये इस तरीके से आपका पूरा कवर हो जाएगा और पूरा हम इसमें लेटेस्ट डेटा जो है इसमें अपडेट करेंगे, जो वर्तमान आंकड़े हैं अभी, है ना। तो इसके आधार पर इसको हम पढ़ेंगे। तो समझ में आया हम पढ़ने का तरीका क्या होगा इसमें? क्लियर हुआ? चल, तो अब इसमें हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं आपका ग्रामीण विकास का परिचय, इंट्रोडक्शन टू रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। ग्रामीण विकास का परिचय, इंट्रोडक्शन टू रूरल डेवलपमेंट। थोड़ा ध्यान से समझेंगे बेटा इसको, और मैं जो बातें बता रहा हूं आप उसको लिखते भी चले कॉपी में। ग्रामीण विकास को जानने के पहले यहां पर दो चीजों को जानना जरूरी है।
एक है आपका ग्रामीण क्षेत्र, ठीक, एक है आपका ग्रामीण क्षेत्र या रूरल एरिया, और दूसरा है आपका विकास, डेवलपमेंट। ग्रामीण विकास कहने का मतलब यह है कि ग्रामीण क्षेत्र में जो होने वाला विकास है वही ग्रामीण विकास है ना। डेवलपमेंट इन रूरल एरिया इज नोन एज रूरल डेवलपमेंट। ग्रामीण विकास का मतलब ही यह है कि जो ग्रामीण क्षेत्र में जो विकास होगा वही ग्रामीण विकास। लेकिन एग्जैक्टली ग्रामीण विकास क्या होता है, इसको जानने के लिए हमको दो चीजों को समझना पड़ेगा। पहला ग्रामीण क्षेत्र और दूसरा विकास, ठीक है। पहले ध्यान से समझना बेटा, मेरे साथ आप इसको फ्लो चार्ट बना सकते हो, फिर मैं लिखवाऊंगा आपको इसको, है ना। जैसे ग्रामीण क्षेत्र की बात करते हैं अपन और विकास की बात करते हैं, तो देखें ग्रामीण क्षेत्र किसको कहेंगे, तो ग्रामीण क्षेत्र की परिभाषा जो हमारे देश की जो जनगणना है, सेंसस, जो लेटेस्ट अभी हमारे पास जो अवेलेबल है वो 2011 की है। जनगणना 2011 में दी गई है, ठीक है। द रूरल एरिया इज डिफाइंड इन सेंसस ऑफ 2011। जनगणना में जो वर्ष 2011 की जनगणना हुई, उस जनगणना 2011 में ग्रामीण क्षेत्र को परिभाषित किया गया, ठीक है। द रूरल एरिया इज डिफाइंड इन सेंसस 2011। और यह परिभाषा कहती है कि कोई भी ऐसा क्षेत्र, एनी एरिया, कोई भी ऐसा क्षेत्र जिसमें ये तीन विशेषताएं हैं वो ग्रामीण क्षेत्र होगा, ठीक है। एनी एरिया मीट्स दिस थ्री क्राइटेरिया कैन बी कंसीडर्ड एज रूरल एरिया। कोई भी क्षेत्र जिसमें ये तीन विशेषताएं हो उसको हम ग्रामीण क्षेत्र या रूरल एरिया कहेंगे। और ये तीन विशेषताएं क्या है आप देखिए। पहला आबादी या पॉपुलेशन, जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या वहां की 5000 से कम होनी चाहिए, ठीक है। पॉपुलेशन इज लेस देन 5000, जनसंख्या 5000 से कम हो, ठीक, जनसंख्या 5000 से कम। जो जन घनत्व है, पॉपुलेशन डेंसिटी, जन घनत्व, प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या जन घनत्व कहलाती है। मतलब एक वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं, 1 स्क्वायर किलोमीटर में, ठीक, 1 किलोमीटर का जो क्षेत्रफल है उसमें कितने लोग रह रहे हैं, उस संख्या को जनघनत्व या पॉपुलेशन डेंसिटी कहा जाता है। अगर जनघनत्व 400 प्रति वर्ग किलोमीटर से कम है, सेकेंड क्राइटेरिया इज द पॉपुलेशन डेंसिटी मस्ट बी लेस देन 400 पर स्क्वायर किलोमीटर। द पॉपुलेशन डेंसिटी मस्ट बी लेस देन 400 पर स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। 400 प्रति वर्ग किलोमीटर से अगर कम हो जनघनत्व, पॉपुलेशन डेंसिटी। और तीसरा कहता है कार्यशील आबादी, वर्किंग पॉपुलेशन का 75% से ज्यादा कृषि कार्य में संलग्न हो, ठीक है। मोर देन 75% ऑफ द वर्किंग पॉपुलेशन, more than 75% of working population indulged in agricultural work। अच्छा देखो बेटा, एक आबादी होती है और एक कार्यशील आबादी होती है। जनसंख्या में, आबादी में सभी लोग शामिल होते हैं, शून्य से लेकर के जो अंतिम उम्र तक का व्यक्ति जो होगा, जो उस देश की, मतलब जो भी जीवित है उस देश में, वो जनसंख्या का निर्माण करता है। एवरी रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूट्स द पॉपुलेशन। किसी देश में रहने वाले सभी व्यक्ति उस देश की जनसंख्या का भाग होते हैं।
इसमें उम्र का कोई क्राइटेरिया नहीं है कि 0 वर्ष वाले उस जनसंख्या के, जो अभी बच्चा पैदा हुआ है तुरंत अभी 1 मिनट हुआ है, वो भी जनसंख्या का हिस्सा है। ठीक है ना? टिल हिज और हर लाइफ, जो जीवित है किसी देश में, चाहे वो किसी उम्र का है, वो जनसंख्या है। लेकिन 0 वर्ष का बच्चा या 6 माह का बच्चा, या हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की अगर बात करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 24 ये कहता है कि हमारे देश में 14 साल तक के बच्चे काम नहीं करेंगे, उनको पढ़ना चाहिए। ठीक है? दे मस्ट बी इन्वॉल्व इन द एजुकेशन रादर देन अर्निंग। उनको पढ़ाई करना चाहिए, ना कि उनको काम करना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन रिस्ट्रिक्ट करता है, यानी 14 साल तक वाले काम नहीं करेंगे। और रिटायरमेंट की जो एज है दैट इज 60, और कुछ कुछ मामलों में 65, यानी 65 के बाद तो कोई काम नहीं कर पाएगा। तो अब 65 के उधर वाले जनसंख्या तो है, यानी लेकिन काम नहीं करेंगे। 14 साल तक वाले भी जनसंख्या है, लेकिन काम नहीं करेंगे। लेकिन जो 15 से 65 वाले हैं, 15 to 65, ये काम करेंगे। और ये जो पॉपुलेशन है बिटवीन 15 to 65, इट इज द वर्किंग पॉपुलेशन ऑफ एनी नेशन। इसी को कार्यशील आबादी कहा जाता है, जो कार्य कर सकती है। और क्राइटेरिया ये कहता है कि जो कार्यशील आबादी है उस ग्रामीण क्षेत्र, मतलब उस क्षेत्र में रहने वाली कार्यशील आबादी का 75% और मोर, 75% या उससे ज्यादा एग्रीकल्चरल वर्क में इन्वॉल्व होना चाहिए। मतलब कृषि कार्य करे, वो खेती करते हो। ठीक? और एक और चीज है कि 75% में से 25%, न्यूनतम 25% मेल पॉपुलेशन होना चाहिए। ठीक है? और इस 75% में से न्यूनतम 25% पुरुष आबादी होनी चाहिए जो खेती करती है। मेरी बात समझ रहे हैं? मतलब किसी क्षेत्र में अगर मान लो कि महिलाएं हैं और महिलाएं खेती का काम कर रही हैं पूरी की पूरी, तो भी वो ग्रामीण क्षेत्र में नहीं आएगा। 75% और मोर मस्ट इंडल्ज इन एग्रीकल्चर, 75% या उससे ज्यादा के लोग कृषि में संलग्न होने चाहिए। और इसमें से न्यूनतम 25% पुरुष आबादी का होना अनिवार्य है। समझे मेरी बात को? अब पता चला उस गांव में मान लो कि सारे पुरुष बाहर जाकर के नौकरी कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो जॉब इज नॉट ए एग्रीकल्चरल सेक्टर, जॉब इज अ टर्सरी सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। जो कार्य जो है वो आपका, मतलब ये जो जब आप कहीं जॉब करते हैं तो वो सेवा क्षेत्र में आ जाएगा, वो कृषि में नहीं आएगा। तो फिर नहीं माना जाएगा कि वो ग्रामीण क्षेत्र। समझे मेरी बात को? अब अगर किसी क्षेत्र में ये सारी चीजें हैं तो फिर वो क्षेत्र क्या कहलाएगा? आपका ग्रामीण क्षेत्र कहलाएगा। समझ आया? तो ग्रामीण विकास मतलब जो ग्रामीण क्षेत्र में जो विकास होगा, डेवलपमेंट इन रूरल एरिया, वो ग्रामीण विकास है। अब इसके लिए रूरल एरिया क्या है? तो रूरल, भाई ग्रामीण क्षेत्र में होने वाला विकास जानना है, वही ग्रामीण विकास है। तो पहले यह जानना पड़ेगा आखिर ग्रामीण क्षेत्र क्या होता है और विकास क्या होता है। तो ग्रामीण क्षेत्र क्या होता है, इसकी परिभाषा जनगणना 2011 में दी गई। और इसके अनुसार ऐसा क्षेत्र जिसमें 3 क्राइटेरिया हो। फर्स्ट, आबादी 5000 से कम। दूसरा, जनघनत्व, पॉपुलेशन डेंसिटी 400 प्रति वर्ग किलोमीटर से कम होनी चाहिए। याद रखेंगे, अगर 400 या उससे ज्यादा हो गया तो वो शहरी आबादी हो जाएगी, शहरी क्षेत्र होगा। जनघनत्व होता है प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या। उसके बाद तीसरी क्राइटेरिया यह है कि कार्यशील आबादी जो है, वर्किंग पॉपुलेशन, उसका 75% एग्रीकल्चरल वर्क में इंडल्ज्ड हो, मतलब कृषि कार्य करता हो। तो वो क्षेत्र, अगर ये 3 क्राइटेरिया मीट करता है तो फिर हम उस क्षेत्र को क्या कहेंगे? आपका ग्रामीण क्षेत्र कहेंगे, है ना? अब देखो बेटा, ये ग्रामीण क्षेत्र हो गया। विकास क्या होता है या डेवलपमेंट क्या होता है? याद रखें कि ऐसे प्रयास, द सेट ऑफ एफर्ट्स, जो भी प्रयास किया जाए, ऐसे प्रयास जो किसी क्षेत्र का उत्थान करें,
ठीक है, द एफर्ट्स फॉर प्रोग्रेशन ऑफ एनी सेक्टर, द एफर्ट्स फॉर प्रोग्रेशन ऑफ एनी सेक्टर, मतलब ऐसे प्रयास जो किसी भी क्षेत्र का उत्थान करें, उन सारे प्रयासों के समूह को हम क्या कहेंगे? विकास। डेवलपमेंट या विकास कोई एक घटना नहीं है। डेवलपमेंट इज नॉट एन इंसिडेंट। विकास कोई घटना नहीं होती है। इट इज अ रिजल्टेंट ऑफ कंटिन्यूअस एफर्ट, बल्कि सतत प्रयासों का परिणाम होती है। मेरी बात समझ रहे हैं? विकास कोई घटना नहीं कि एक दिन में, एक घंटे में आपका विकास हो जाएगा, नहीं। इट इज अ रिजल्टेंट ऑफ कंटिन्यूअस एफर्ट। जब आप लगातार प्रयास करते रहेंगे, लगातार नियमित प्रयास करते रहेंगे, तब जाकर के आप सफल होंगे और आपका विकास होगा। सो बेसिकली रूरल एरिया, द एरिया वेयर पॉपुलेशन इज लेस देन 5,000, द पॉपुलेशन डेंसिटी इज लेस देन 400 स्क्वायर पर किलोमीटर, and working population, 75% working population must involved in the agricultural work, the area shall be considered as rural area, and the efforts is the resultant of continuous effort, है ना? जो प्रयास है, जो लगातार हम प्रयास करते हैं किसी भी क्षेत्र के उत्थान का, वो विकास है। अब क्षेत्र की जब बात हो रही है या किसी व्यक्ति की भी बात हो रही है, जब भी हम विकास की बात करेंगे, जैसे आप अपने विकास की बात करते हैं, आप सोचें कि किस प्रकार का विकास हो सकता है। किसी क्षेत्र की भी बात करेंगे या किसी व्यक्ति की, किसी भी चीज की विकास की बात करेंगे, विकास दो ही प्रकार का हो सकता है बेटा, दो ही प्रकार का विकास हो सकता है। एक होता है सामाजिक विकास और एक होता है आपका आर्थिक विकास, सोशल डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिकल डेवलपमेंट। विकास दो ही प्रकार का हो सकता है। जैसे आप समझिए, आप बहुत प्रयास कर रहे हैं, जब से आपने होश संभाला आप प्रयास ही कर रहे हैं। आपने स्कूल एजुकेशन हासिल किया, कॉलेज एजुकेशन हासिल किया, यह आपका प्रयास था। तो इस प्रयास से क्या हुआ? समाज में आपकी स्थिति बहुत बेहतर हुई। अरे पढ़ा लिखा लड़का है, पढ़ी लिखी लड़की है, सामाजिक विकास हुआ। समाज की कुप्रथाओं से आप ऊपर उठ करके सोचते हैं। यू आर नॉट थिंकिंग अबाउट द सोशल इवल्स। कोई भी सामाजिक बुराई के बारे में आप नहीं सोच रहे। आप पढ़े लिखे, आप उस लेवल से सोच रहे। सामाजिक विकास हुआ, समाज में आपकी स्वीकार्यता बढ़ी, शिक्षा बढ़ा। अब जब वो हो गया तो आप बस एक ही चीज चाहेंगे, भाई पढ़ लिख तो लिया हूं, एक अच्छा अपने पास आजीविका आ जाए, एक रोजगार का साधन आ जाए, पैसे आए अपने पास में, दैट्स इट। और कोई भी विकास यही दो प्रकार का होगा। जब आप पैसों की बात करें, नौकरी की बात करें, इट मींस यू आर सर्चिंग फॉर द फाइनेंशियल डेवलपमेंट, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट। आप आर्थिक विकास की बात करें, समझे बात? तो कोई भी चीज में विकास दो ही प्रकार का होगा, या तो सामाजिक या आर्थिक। समझ में आया? अब इन दोनों को समझने के बाद कि ग्रामीण क्षेत्र क्या होते हैं और विकास क्या होता है, इसके बाद अगर हम ग्रामीण विकास की परिभाषा बनाएं, मान लीजिए इसका डेफिनेशन हम देखें, तो इसका डेफिनेशन क्या निकल कर के आएगा? देखें, यहां से अगर हम इसका डेफिनेशन देखेंगे तो देखें, ग्रामीण क्षेत्रों में किए जाने वाले सभी प्रयास जो उस क्षेत्र का सामाजिक एवं आर्थिक विकास करें, ग्रामीण विकास है। सही बात? ग्रामीण क्षेत्रों में किए जाने वाले सभी प्रयास जो उस क्षेत्र का सामाजिक एवं आर्थिक विकास करें, उन्हें हम क्या कहेंगे? ग्रामीण विकास। इंग्लिश में द रूरल डेवलपमेंट मीन्स, और द रूरल डेवलपमेंट considered all the efforts made in rural area for its socio-economic development। मतलब ग्रामीण क्षेत्र के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए जो भी प्रयास किया जाएगा वो सब ग्रामीण विकास। एवरीथिंग इज रूरल डेवलपमेंट।
मेरी बात समझ में आई? इसका मतलब ही यह है बेटा, इस चीज को समझिएगा कि ये जो ग्रामीण विकास है, ग्रामीण विकास जो टॉपिक हमको पढ़ना है, उसमें हम दो चीजों को, या ग्रामीण विकास से तात्पर्य क्या है, ग्रामीण क्षेत्र के सामाजिक एवं आर्थिक विकास। ठीक है? इट मीन्स द रूरल डेवलपमेंट बिलोंग्स टू द सोशियो एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द रूरल सेक्टर। समझ आया? अब इतना पढ़ने के बाद आपको लग रहा हो यहां से प्रश्न क्या पूछेगा, प्रश्न समझिए बेटा। इसको आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि ग्रामीण विकास निम्नलिखित में से किस प्रकार के विकास से संबंधित है? नंबर 1 सामाजिक विकास, नंबर 2 शैक्षणिक विकास, नंबर 3 प्रौद्योगिकी विकास या तकनीकी विकास, नंबर 4 आर्थिक विकास, और नंबर 5 मान लो अगर पांचों ऑप्शन दे, 1 और 2 या 1 और 4 दोनों दे दे, तो ऑप्शन आपका 1 और 4 होगा, बीच वाले नहीं होंगे उसमें। समझे मेरी बात? शिक्षा का विकास वो सामाजिक का ही हिस्सा होता है। समझ आया? तो ग्रामीण विकास दो प्रकार के विकास से संबंधित है, एक सामाजिक विकास और दूसरा आर्थिक विकास। तो जितनी योजनाएं भी चलेंगी ग्रामीण विकास में, वो इन्हीं दोनों चीजों से संबंधित योजनाएं भी पढ़ेंगे। हम पूरी योजनाओं को मैं आपको बांट के दिखाऊंगा कि वो या तो सामाजिक विकास से संबंधित है या वो आर्थिक विकास से संबंधित। समझ में आया ग्रामीण विकास क्या होता है? आया समझ में ग्रामीण विकास क्या है? ठीक, एक बात यहीं से देखिएगा बेटा। तो जब हम समझ गए ग्रामीण विकास क्या है, तो ग्रामीण विकास के संदर्भ में अगर हम थोड़ा सा संविधान के प्रावधान अगर हम देखें, मान लो संवैधानिक प्रावधान, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, ग्रामीण विकास से संबंधित संवैधानिक प्रावधान, मतलब संविधान में क्या कहा गया रूरल डेवलपमेंट को लेकर। ठीक है? व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन इज मैंडेटेड अबाउट द रूरल डेवलपमेंट। संविधान क्या कहता है ग्रामीण विकास को लेकर? तो दो बातें समझिए बेटा। संविधान के 2 आर्टिकल इससे जुड़ते हैं, मतलब 2 प्रावधान, 2 प्रोविजंस जो है वो ग्रामीण विकास से जुड़ते हैं। एक है आर्टिकल 40, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 40, अनुच्छेद 40, ठीक, और एक है अनुसूची 7। आर्टिकल 40 एंड शेड्यूल 7 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड विथ रूरल डेवलपमेंट। इसका संबंध जो है आपका ग्रामीण विकास से। समझ रहे? कैसे? ध्यान समझिएगा। अनुच्छेद 40 कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 भाग 4 डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का हिस्सा है। राज्य का मतलब सरकार होता है, नीति का मतलब सरकार जो भी योजनाएं बनाती है, और निर्देशक का मतलब निर्देश देने वाला, और तत्व मतलब सिद्धांत। यानी भाग 4 जो है संविधान का, वो सरकार को बताए गए वो सिद्धांत हैं जिनका ध्यान उसको किसी भी योजना या कार्यक्रम या नीति को बनाने के दौरान रखना है। और संविधान का अनुच्छेद 40 ये कहता है कि जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां का प्रशासन बेहतर करना सरकार का कर्तव्य है। और ग्रामीण क्षेत्र में जो प्रशासन होती है उसी को हम पंचायत बोलते हैं। इसलिए आप जब साधारण जीएस पढ़ते हैं तो अनुच्छेद 40 में हम पंचायती राज संस्थाओं के बारे में पढ़ते हैं, मतलब पंचायतों की स्थापना करने का कर्तव्य सरकार को दिया गया, हम ये पढ़ते हैं। लेकिन जब पंचायत की स्थापना होगी, प्रशासन पहुंचेगा, तो ग्रामीण क्षेत्र का विकास भी होगा। इस तरीके से अनुच्छेद 40 के अंतर्गत ग्रामीण विकास का उत्तरदायित्व सरकार को सौंपा गया है। ठीक है? आर्टिकल 40 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन imposes accountability of development of rural areas over the government। मेरी बात समझ रहे हैं? संविधान का अनुच्छेद 40 जो है सरकार को ऊपर यह उत्तरदायित्व सौंपता है कि ग्रामीण विकास करे, ग्रामीण क्षेत्र का विकास करे सरकार। मेरी बात समझ पाए?
अब एक बात यहां से आएगी बेटा, देखो सरकार जो है, सरकार हमारे देश में 3 लेवल्स पर है, मेजरली प्रमुख तौर पर 2 लेवल पर है। 3 लेवल, केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार और जिले की सरकार। बट डिस्ट्रिक्ट कम्स अंडर द स्टेट गवर्नमेंट, तो जिले की सरकार को राज्य के अंतर्गत ही मान लें। सो द मेजरली फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट इन इंडिया इज सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट। 40 ये कहता है कि सरकार का कर्तव्य है कि वो गांव का विकास करेगी, ग्रामीण क्षेत्र का विकास करेगी। बट दिस आर्टिकल डजंट क्लैरिफाई दैट विच गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रूरल डेवलपमेंट। लेकिन ये आर्टिकल ये नहीं कहता कि कौन सी सरकार करेगी, वेदर इट इज यूनियन गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट, ये नहीं बताता। सो दिस आंसर कम्स फ्रॉम द स्केड्यूल 7। इसका उत्तर मिलेगा हमको अनुसूची 7 से। संविधान की अनुसूची 7 स्केड्यूल 7 बेसिकली अ लिस्ट डिस्ट्रीब्यूशन है, सूची विभाजन है। जब 2 लोग हैं काम को करने के लिए, तो दोनों क्या करेंगे, दोनों के कार्यों को बांटना जरूरी है। इन इंडिया वी हैव द गवर्नमेंट एट 2 लेवल्स, 2 स्तरों पर सरकारें हैं, केंद्र सरकार, राज्य सरकार। तो दोनों के कार्यों को बांटना पड़ेगा। दोनों के कार्यों को जो बांटा गया है उसी को सूची विभाजन कहते हैं। और ये जो सूची है, जो कार्यों की सूची है, जो विभाजन है, वो संविधान की अनुसूची 7 में है। और स्केड्यूल 7 कहता है कि कुछ विषय पर केंद्र सरकार ही शासन करेगी, उसको केंद्र सूची का विषय बोलते हैं। कुछ विषय ऐसे हैं जिस पर राज्य सरकार ही शासन करेगी, वो राज्य सूची का विषय है। लेकिन कुछ इतने महत्वपूर्ण विषय हैं कि केवल केंद्र या केवल राज्य के चलाने से नहीं होगा। केवल केंद्र सरकार करे या केवल राज्य सरकार करे तो कुछ नहीं होगा, दोनों को आना पड़ेगा। और जिन विषयों पर दोनों शासन करें उसे समवर्ती सूची के विषय या कॉन्करेंट लिस्ट कहा जाता है। तो याद रखेंगे, जो ग्रामीण विकास है यह समवर्ती सूची का विषय है। समवर्ती सूची, कॉन्करेंट लिस्ट, समझ रहे हैं? द रूरल डेवलपमेंट इज अ मैटर ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट। और खास तौर पर जो समवर्ती सूची, उसमें 52 विषय है, 52, ठीक है, 52 सब्जेक्ट्स। तो 1 2 3 4 5 6 सीरियल नंबर 1 से लेकर 52 तक सब्जेक्ट्स होंगे। इसमें जो सीरियल नंबर 20 है, 20, जिसमें बेसिकली लिखा गया है आर्थिक एवं सामाजिक विकास हेतु योजनाएं। और अभी मैंने आपको बताया आर्थिक और सामाजिक विकास ही ग्रामीण विकास है। यानी इन शॉर्ट अगर हम पढ़ें तो स्कीम्स फॉर द रूरल डेवलपमेंट हो गए। तो इस तरीके से जो ग्रामीण विकास है वो समवर्ती सूची का विषय है, और समवर्ती सूची के क्रम संख्या 20 में इसका उल्लेख है। समझ बात? द रूरल डेवलपमेंट इज अ मैटर ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट एंड इट इज लिस्टेड एट नंबर 20 विद द नेम इकोनॉमिक एंड सोशियो डेवलपमेंट स्कीम्स। सही बात? जिसमें आर्थिक एवं सामाजिक योजनाएं, उसके क्रियान्वयन के बारे में बात कही गई। समझ में आया? यह ग्रामीण विकास। और जब ग्रामीण विकास के संदर्भ में समवर्ती सूची में इसका उल्लेख है, इसका मतलब दोनों की जिम्मेदारी है। तो केंद्र सरकार भी ग्रामीण विकास पर कार्य करेगी, राज्य सरकार भी ग्रामीण विकास पर कार्य करेगी। सही बात? अब एक बात सोचो बेटा, जब दोनों लोग, गांव तो एक ही है, गांव एक ही है, दोनों लोग काम कर रहे हैं तो काम कैसे चलेगा? तो जब 2 लोग कहीं पर जा रहे हैं, मान लो आप 2 दोस्तों को कोई काम दिया गया, यार इस काम को करना है तुमको, यू बोथ आर इंटाइटल्ड टू परफॉर्म फंक्शंस, आप दोनों ही अधिकृत हैं उस कार्य को करने के लिए, लेकिन दोनों ही एक ही चीज को करेंगे तो ओवरलैपिंग होगा। तो दोनों बांट लेंगे, भाई मैं ये वाला पार्ट को करता हूं तो ये वाला पार्ट को। सेम थिंग दोनों कर सकते हैं, इसलिए केंद्र सरकार भी है, इसलिए राज्य सरकार भी है। केंद्र सरकार योजना बनाएगी, उसको मॉनिटर करेगी, जबकि राज्य सरकार ग्रामीण विकास से संबंधित योजनाओं का क्रियान्वयन करेगी। सही बात? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट बोथ आर एम्पावर्ड टू परफॉर्म द रूरल डेवलपमेंट, whereas the
सेंट्रल गवर्नमेंट इज पॉलिसी मेकिंग एंड मॉनिटरिंग एजेंसी, but the state government is the implementing authority of the schemes related with the rural development. समझ आई बात? भाई दोनों है ना, तो काम क्या करेंगे? केंद्र सरकार ग्रामीण विकास से संबंधित योजनाओं के निर्माण और उसके निर्देशन, मॉनिटरिंग से संबंधित कार्य करेगी, जबकि स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी? आपका उन योजनाओं का क्रियान्वयन करेगी, इंप्लीमेंटिंग अथॉरिटी। और चाहे तो राज्य सूची के विषय पर राज्य ग्रामीण विकास के लिए योजनाएं भी बना सकती है। मेरी बात समझ में आई? समझ में आया ग्रामीण विकास होता क्या है? अब केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों है। केंद्र सरकार तो केंद्र सरकार की तरफ से कौन, और राज्य सरकार तो राज्य सरकार की तरफ से कौन। तो ये संस्थाएं अपन देखेंगे कल, ठीक है।